हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे अगला स्टेप, यानी सेट फर्स्ट ही होगा। सेकंड वीडियो देखेंगे केमिस्ट्री में 2024 सेट अनसॉल्व्ड का 347 कोड एफजेड का वीडियो नंबर सेकंड होगा। तो आइए देखिए तीसरे का पहला सेट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है उसमें क्या दिया है। देखिए का क्वेश्चन कहा है CH3 CH2 CH2 CH3 यानी ब्यूटेन दिया है। ब्यूटेन के मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवी को पहचानिए। यानी कि जो ब्यूटेन है तीसरे का जो ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 CH3 ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन में कहा है कि मुक्त मूलक क्लोरीन से इस पर संभावित बनने वाले समावयवियों को समझाइए या पहचानिए कि कितने प्रकार से इसकी समावयवता बन सकती है। तो देखिए जो इसको हम ऐसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं, समझिए कि CH और H, ये क्या है? ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्लोरीन जब जोड़ा जाएगा तो कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, यानी हम इनको कितने स्थानों पर जोड़ सकते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन A प्रकार का है, ये हाइड्रोजन B प्रकार का है, ये हाइड्रोजन C प्रकार का है और ये हाइड्रोजन D प्रकार का है। तो हाइड्रोजन कितने प्रकार के हैं? हाइड्रोजन 4 प्रकार के हैं। हाइड्रोजन A प्रकार, टाइप B प्रकार और टाइप C प्रकार और D। तो जो ए टाइप है, ए टाइप पर भी क्लोरीन मुक्त मूलक जुड़ सकता है, बी टाइप पर भी मुक्त मूलक क्लोरीन जुड़ सकता है, सी टाइप पर भी जुड़ सकता है और डी टाइप पर भी जुड़ सकता है। तो अर्थात हमको इसमें क्लोरीन मुक्त मूलक से 4 संभावित समावयवी बनने की स्थिति दिख रही है। तो समझिए कैसे बनता है। नंबर 1, तो उत्तर क्या होगा इसका? नंबर 1 होगा CH3 CH2 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 Cl। ये हम यहाँ जोड़ें या यहाँ जोड़ें, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं A B C D टाइप, इधर से भी कर सकते हैं चाहे उस तरफ से। तो ये ए टाइप यानी फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकंड कंडीशन CH3 CH2 CH Cl CH3, ये यहाँ से दूसरे कंडीशन पर, पहले कंडीशन पर क्लोरीन, दूसरे कंडीशन पर, फिर तीसरा CH3 CH Cl CH3। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है कि CH2 Cl CH2 CH2 और CH3। तो हम इस 4 टाइप से हम Cl को क्या करते हैं? जोड़ सकते हैं। किसमें? इस ब्यूटेन में। इसके 4 समावयवी बनने की संभावना है। तो ये नाम तो यहाँ से इसका रिवीजन कर जाएगा, हम इतने बना नहीं सकते हैं वास्तविकता, लेकिन संभावित पूछा है। संभावित यानी कितने बनाने की, कितने टाइप से बनाने की इसमें संभावना बन सकती है। तो ये 4 टाइप से इसकी बनाने की संभावना बन सकती है। तो ये पहला क्वेश्चन रहा तीसरे का यही पूछा था कि ब्यूटेन में क्लोरीन परमाणु जो होता है उसके नाभिक स्नेही से, यानी कि इसमें
मुक्त मूलक क्लोरीन को ब्यूटेन में कितने प्रकार से हम संभावित समावयवी को दर्शा सकते हैं? तो कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का ख क्या दिया है? कहा है कि 3 का ख है फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है जबकि एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। फिनाल अम्लीय गुण दर्शाता है और एथेनॉल उदासीन होता है, कारण सहित बताइए। जो फिनाल होता है 3 का ख, फिनाल पे क्या होता है? बेंजीन रिंग से OH लगता है, OH ये फिनाल है, और एथेनॉल एल्किल समूह से OH लगता है, ये एथेनॉल है। तो एथेनॉल R के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? यानी C2H5OH, ये एथेनॉल है और ये फिनाल। कहा फिनाल जो है या अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। कौन सा? अम्लीय। और एथेनॉल ये लगभग उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। तो कारण बताइए कि फिनाल क्यों अम्लीय होता है और एथेनॉल उदासीन। तो देखिए उत्तर, फिनाल अम्लीय होता है, अम्लीय होता है जबकि एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। क्योंकि एथेनॉल में OH समूह एक एल्किल समूह से जुड़ा होता है। तो जो फिनाल होता है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, इसलिए अम्लीय होता है। जबकि जो एथेनॉल में OH होता है ये एल्किल समूह से यानी R समूह से जुड़ा होता है, इसलिए ये उदासीन लगभग होता है। क्योंकि जो ये होता है ये क्षारीय टाइप का होता है, उसके क्षारीयता को अम्लीयता को क्या करता है? घटाता है, इसलिए ये लगभग उदासीन टाइप का हो जाता है। इसलिए फिनाल अम्लीय गुण और क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखेंगे कारण क्या है। कारण निम्नलिखित कारण है, जिसमें नंबर 1 है कि फिनाल में OH समूह बेंजीन रिंग यानी कि बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। तो जो फिनाल है, फिनाल में OH समूह बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, जिसमें H प्लस आयन जिससे H प्लस आयन आसानी से निकल जाता है। और आपको पता होगा कि जिसमें भी H प्लस आयन निकलता है, जो भी H प्लस आयन को त्याग करता है वो सदैव अम्लीय होता है।
अम्लीय में क्या होता है कि H प्लस आयन का त्याग होता है और क्षारीय में OH माइनस आयन का। तो फिनाल में OH जो समूह है, फिनाल समूह है, वो बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो H प्लस आयन का वहाँ से त्याग कर देता है, इसलिए ये अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। जबकि एथेनॉल में OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा होता है, इससे H प्लस आयन आसानी से नहीं निकल पाता है। सेकंड है, एक चीज़ समझ लो पहले कि जो OH समूह है जब बेंजीन रिंग से इससे जुड़ता है तो H प्लस आयन का त्याग कर देता है। ये क्या करता है, जो इस पे बेंजीन रिंग पे H होता है ये यहाँ से निकल जाता है H प्लस आयन, तो OH आकर जुड़ जाता है। जबकि इसमें जो H होता है वो निकालने में इसको क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो R जो होता है, R ऑलरेडी क्या होता है, CH3 होता है। तो CH3 से जो एल्किल है, एल्किल समूह से R जो होता है यानी H प्लस जो होता है, इसको त्यागने में कठिनाई होती है। ये आसानी से साधारणतया नहीं निकल पाता है और OH को त्यागने के लिए तो OH जब जुड़ता है तो H प्लस आयन यहाँ से नहीं जुड़ पाता, इसलिए क्या होता है, कम अम्लीय होता है, यानी कि उदासीन लगभग बराबर, और ये H प्लस आयन के कारण अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो सेकंड टॉपिक पॉइंट क्या है, एथेनॉल में इलेक्ट्रॉन दान करने वाला एल्किल समूह होता है। यह संयुक्त आधार पर ऋणात्मक आवेश यह संयुक्त आधार पर ऋणात्मक आवेश को स्थिर करने की क्षमता को कम करता है। तो एथेनॉल में इलेक्ट्रॉन दान करने वाला एल्किल समूह R होता है। यह संयुक्त आधार पर ऋणावेश को स्थिर करने की क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसी कारण एथेनॉल फिनाल से कम अम्लीय होता है। तो समझ में आया। तो जब क्षमता को कम कर देता है यानी कि अम्लीयता इसकी घटती जाती है तो एथेनॉल से कम अम्लीय हो जाता है, इसलिए फिनाल अधिक अम्लीय और एथेनॉल कम अम्लीय हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गा, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। नंबर 1 दिया है एसीटैल्डिहाइड और नंबर 2 दिया है एसीटोन। इन दोनों में हमको क्या करना है, विभेद करना है कि एसीटैल्डिहाइड क्या होता है और एसीटोन क्या होता है। तो तीसरे का गा, 3 गा उत्तर एसीटोन और एसीटैल्डिहाइड। देखिए एसीटोन और एसीटैल्डिहाइड
में अंतर करने के लिए निम्न परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। जो एसीटोन है और एसीटल्डिहाइड में विभेद करने के लिए हम निम्न परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, फेहलिंग विलयन परीक्षण। फेहलिंग विलयन परीक्षण। फेहलिंग विलयन परीक्षण। फेहलिंग विलयन परीक्षण जो होता है एसीटोन और एसीटल्डिहाइड में विभेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लिखिए इसमें क्या होता है। एसीटल्डिहाइड फेहलिंग विलयन को अपचयित करता है। फेहलिंग विलयन जो होता है, फेहलिंग विलयन परीक्षण में जो एसीटल्डिहाइड है ये क्या करता है, फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देता है और लाल अवक्षेप देता है। जबकि एसीटोन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एसीटोन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए जो फेहलिंग विलयन है इसमें एसीटल्डिहाइड और एसीटोन का हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। एसीटल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO। एसीटल्डिहाइड और एसीटोन CH3COCH3। ये एसीटोन है। एसीटोन क्या करता है, ये फेहलिंग विलयन परीक्षण नहीं देता है। एसीटल्डिहाइड फेहलिंग विलयन परीक्षण देता है और एसीटोन फेहलिंग विलयन परीक्षण नहीं देता है। अर्थात फेहलिंग विलयन परीक्षण से हम एसीटल्डिहाइड और एसीटोन में क्या करते हैं, विभेद कर सकते हैं। जो एसीटल्डिहाइड है या लाल अवक्षेप देता है, फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देता है, लेकिन एसीटोन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकंड है सिल्वर मिरर परीक्षण द्वारा। सिल्वर मिरर परीक्षण से भी हम क्या करते हैं, एसीटल्डिहाइड और एसीटोन में क्या करते हैं, अंतर प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए सिल्वर मिरर परीक्षण से कैसे हम प्रदर्शित करते हैं इसके बीच अंतर को। तो जो सिर्फ अभिकर्मक होता है, सिर्फ अभिकर्मक द्वारा इन दोनों में विभेद किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो जो सिर्फ अभिकर्मक है, सिर्फ अभिकर्मक द्वारा हम एसीटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद कर सकते हैं। ऑक्सीकरण आदि एसीटल्डिहाइड परीक्षण देते हैं। जो शिव अभिकर्मक परीक्षण है, ऑक्सीकरण होता है, ये सब एसीटल्डिहाइड परीक्षण देते हैं। जबकि एसीटोन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो सिल्वर मिरर परीक्षण है और सिर्फ अभिकर्मक परीक्षण है, ये सब ऑक्सीकरण, डिहाइड्रेशन, ये सब कौन देता है, ये सब परीक्षण एसीटल्डिहाइड देते हैं।
जबकि एसीटोन पर इन सभी परीक्षणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए तीसरा क्या है, तीसरा जो एसीटल्डिहाइड है यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंधयुक्त वाष्पशील ज्वलनशील द्रव होता है। जो एसीटल्डिहाइड है यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंधयुक्त वाष्पशील द्रव है और जो एसीटोन है यह एक रंगहीन मधुर गंधयुक्त द्रव होता है। यह गंधयुक्त होता है, गंधयुक्त ज्वलनशील द्रव होता है और ये मीठी गंध वाला होता है, सुगंधित होता है, मधुर गंधयुक्त होता है। एक ये भी हम डिफरेंस लिख सकते हैं कि जो एसीटल्डिहाइड होता है ये तीव्र गंधयुक्त, तीक्ष्ण गंधयुक्त ज्वलनशील द्रव होता है और ये मधुर गंधयुक्त द्रव होता है। और एसीटल्डिहाइड का उपयोग नींद लाने वाली दवाइयों में किया जाता है। जो एसीटल्डिहाइड है इसका उपयोग नींद लाने वाली दवाइयों में किया जाता है, नींद लाने वाली दवाई में। तो जो एसीटल्डिहाइड है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, नींद लाने वाली दवाई में करते हैं। और इसका उपयोग, एसीटोन का उपयोग हम करते हैं, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इत्र, कृत्रिम इत्र बनाने में। इत्र मतलब सेंट जो होता है, इत्र बनाने में और रबर बनाने में। तो एसीटोन का उपयोग इत्र बनाने में, कृत्रिम इत्र जो होता है, और रबर के उपयोग में किया जाता है और इसका उपयोग नींद लाने वाली दवाइयों में किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नोट है, नोट इम्पॉर्टेंट है एक, इसको लिख लो, इसी में आ गया। फार्मेलिन एक नंबर का पूछ लेता है। फार्मेलिन, फार्मेलिन क्या है? फार्मेल्डिहाइड के, फार्मेल्डिहाइड मतलब HCHO। फार्मेल्डिहाइड के 40% विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। फार्मेलिन कहते हैं। फार्मेल्डिहाइड के 40% विलयन को क्या कहते हैं? फार्मेलिन कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में उपकरणों को निर्जीवाणुकृत करने के लिए किया जाता है। फार्मेलिन जो होता है HCHO के 40% विलयन होता है। अगर कोई भी द्रव हो उसमें अगर 40% फार्मेल्डिहाइड मिला दिया जाए तो फार्मेलिन हो जाता है। और इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में जो होता है, जो निर्जीवाणुकृत करने में किया जाता है, यानी कि जो पात्र होते हैं उसको धुलने में, उसमें जीवाणु को क्या करते हैं, साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है तीसरे का घ। कहाँ है कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, समझाइए। अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ये दो होते हैं, इसमें क्या अंतर होता है वही समझाने को कहा है। तो तीसरे का घ है। तो लिखिए उत्तर। न्यूक्लियोसाइड में एक नाइट्रोजनस बेस
नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर होता है। पेंटोस शुगर होता है। जो न्यूक्लियोसाइड होता है इसमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है और पेंटोस शुगर, यानी जबकि न्यूक्लियोटाइड में शर्करा नाइट्रोजनस बेस और एक या एक से फास्फेट समूह होता है। देखिए, जो न्यूक्लियोसाइड है इसमें एक ही नाइट्रोजनस बेस होता है और पेंटोस शुगर होते हैं। पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर होते हैं। जबकि पेंटोस मतलब 5 शुगर होते हैं। जबकि न्यूक्लियोटाइड में शर्करा नाइट्रोजनस बेस होता है, यानी शर्करा नाइट्रोजनस बेस और एक या एक से अधिक फास्फेट समूह होता है। PO4 समूह फास्फेट समूह होता है। सेकंड है, ये फर्स्ट था। सेकंड, न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट समूह नहीं होता है। जबकि न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट समूह होता है। तो जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट समूह नहीं होता है और न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट समूह होता है। तीसरा, न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लिक एसिड की मोनोमेरिक इकाई होती है। DNA और RNA न्यूक्लिक एसिड के उदाहरण हैं। न्यूक्लिक एसिड के उदाहरण हैं। जबकि न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड मोनो डाई या ट्राई फास्फेट भी कहा जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कितने फास्फेट समूह जुड़े हैं। देखिए, ये न्यूक्लियोसाइड है और ये
न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि नाइट्रोजनस बेस होता है क्षारक, नाइट्रोजनस बेस क्षारक होता है, और यहाँ से क्या लगा होता है CH2OH, OH जुड़ा होता है, जबकि जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें क्या लगा होता है फास्फेट समूह जुड़ा होता है। कार्बन से इसमें OH लगा होता है और इसमें फास्फेट समूह जुड़ा होता है। तो यही है, यही क्या है न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड है। बस अब आज यहीं तक। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और देख लेना कि जो OH है ये राइबोज होता है। क्या होता है राइबोज, और H जो होता है डीऑक्सीराइबोज होता है। तो जो H है इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं और जो OH है ये राइबोज होता है। बस आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस अब आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।